हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा हियर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे थिनिंग ऑफ हेयर के बारे में, जो कि फीमेल्स में बहुत ही कॉमन है। इस में होता क्या है कि जो फीमेल्स में ये वाला जो एरिया होता है या दिस वन और द सेंट्रल पार्टीशन, यानी कि फ्रंटल और सेंट्रल पार्ट जो एरिया है, वहाँ पर वॉल्यूम कम हो जाती है बालों की, जिसकी वजह से एक विजिबल स्पॉट दिखता है जो थोड़ा सा ऐसा लगता है जैसे वहाँ पे बॉल्डनेस हो गया है, ऐसा ऐसा कुछ दिखता है। वो इट्स नॉट अ मेल पैटर्न बॉल्डनेस, ये फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस होती है। इसमें वॉल्यूम बहुत कम हो जाती है और ये किसी को भी हो सकती है। अगर आपको हेयर फॉल है तो इस प्रॉब्लम के होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि हेयर फॉल हो रहा है बट हेयर ग्रोथ नहीं हो रही है। और अगर आपको हेयर फॉल नहीं है, अगर आपके हेयर नॉर्मल है, लंबे हैं, तब भी यहाँ पे आपने देखा होगा कि किसी किसी को यहाँ पे पैचेस होते हैं, लाइक ऐसे लगता है हेयर लाइन ना रिसीड कर रही है, वो तब भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके जो फैक्टर्स हैं, ये होता क्यों है, जैसे आप केमिकल ट्रीटमेंट्स लेते हैं, लाइक हेयर पमिंग कराया है, स्ट्रेटनिंग कराया है या कलर ट्रीटमेंट्स करवाए हैं, तो भी ये हो सकता है। स्ट्रेस से रिलेटेड ये हो सकता है। अदरवाइज जैसे न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज हैं, लाइक आयरन, फॉलिक एसिड, कैल्शियम, विटामिन डी या बायोटिन की, तो भी ये प्रॉब्लम आपको हो सकती है। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो भी ये प्रॉब्लम, जैसे आपके पेरेंट्स में किसी को है या मदर को या फादर को अगर बॉल्डनेस है, ठीक है, और किसी और को है, तो भी ये प्रॉब्लम आपको हो सकती है। नेक्स्ट इज मेनोपॉज के बाद फीमेल्स में ये कॉमन हो जाती है। और अगर आपका थायराइड इम्बैलेंस है तो भी ये प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं। न्यूली मदर्स जो है, न्यूली डिलीवरी जिनकी होती है, उनको भी ये होने के चांसेस, थिनिंग ऑफ हेयर होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ये प्रॉब्लम ना आपको अपने आप ऑब्जर्व करनी पड़ेगी, कोई सामने से आपको आके नहीं बताएगा मे बी, बिकॉज या तो दे फील शाय टू टेल यू अबाउट दिस थिंग, या मे बी उनको ये लगेगा कि आपको बुरा लगेगा। तो ये आपको खुद ही देखना पड़ेगा कि हाँ, ये प्रॉब्लम है। इनफैक्ट जैसे मैं आपको ये बता रही हूँ ना, तो अभी आप खुद आपको ये स्ट्राइक करेगा कि आपने कुछ लोग हैं आपके फ्रेंड सर्कल में या रिलेशन में जिनको आपने देखा है कि उनकी हेयर लाइन रिसीड कर रही है, तो प्लीज आप जाके उनको ये बात बताइए। ओके, उन डोंट कमेंट ऑन देम या उनका मजाक मत उड़ाइए कि यार तुम्हारा तो बाल ही नहीं है आगे से, ऐसे नहीं, बट आप जनरली उनको बता सकते हैं सो दैट दे कैन फिक्स दिस प्रॉब्लम। क्योंकि इस प्रॉब्लम को आप जितनी जल्दी आप ट्रीट कर लेंगे उतनी जल्दी ये आपका ठीक हो जाएगी। ओके, एंड हेयर रीग्रोथ भी होगी उतनी ही जल्दी। नेक्स्ट थिंग इज, ये जो मैं आपको ट्रीटमेंट बताने जा रही हूँ, ये मेल्स भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, उनको भी हेयर फॉल है या उनका भी यहाँ से बॉल्डनेस है, एरिया से, फ्रंटल एरिया या बैक वाले से, तो वो लोग भी ये ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज कि आप ये वाला जो सब ट्रीटमेंट है, अगर आप किसी कॉस्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, लाइक मैं गई थी बिकॉज आई वाज सो स्ट्रेस विद दिस कंडीशन, मैंने सोचा ये क्या हो गया अचानक से, यहाँ पे पैचेस क्यों पड़ने लगे, बिकॉज ये कुछ 2-3 साल से हो रहा था। जब मैंने अपनी सारी फोटोज देखी तो मैंने रियलाइज किया कि हाँ, अभी ये धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। तो आई वेंट टू अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट और वहाँ पे उन्होंने एक्चुअली में लाइक मेरी स्टोरी है या और भी मेरी फ्रेंड्स हैं जो वहाँ पे गए हैं कॉस्मेटोलॉजिस्ट के पास अलग अलग, तो उन सबको वो लोग पीआरपी थेरेपी बताते हैं। पीआरपी इज प्लाज्मा रिच प्लेटलेट थेरेपी। उसमें वो आपका ब्लड सैंपल लेके एंड देन उसमें प्लाज्मा से आपके यहाँ पर इंजेक्ट करते हैं जहाँ पे हेयर ग्रोथ नहीं है, जहाँ पे हेयर कम है, सो दैट न्यू फॉलिकल्स रीग्रो करें। अब ये जो है पूरा प्रोसीजर, ये 3 to 4 सिटिंग्स का होता है, 5 to 6 मंथ्स लगते हैं एंड 50 to 70,000 के अराउंड इसकी कॉस्ट है, बट श्योरिटी नहीं है कि आपके बाल आ जाएंगे। ओके, एंड नेक्स्ट थिंग इज, वो इसके साथ ना, इससे पहले वो आपको शैम्पूज और कंडीशनर और सिरम एंड साथ में वो आपको सप्लीमेंट्स देंगे। ये चीजें मैंने पीआरपी तो नहीं की थी और मेरी किसी और फ्रेंड्स ने भी नहीं की है, बट ये जो ट्रीटमेंट है लाइक शैम्पू, कंडीशनर, सीरम और सप्लीमेंट्स का, ये मैंने ट्राई किया था बट मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ा उससे। तो उसके बाद मैंने सोचा कि मैं खुद क्यों ना कुछ अपना एक ट्रीटमेंट करूं, ठीक है। उसके बाद मैंने बहुत रिसर्च किया, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स ढूंढे जो हेयर फॉलिकल्स, जो न्यू हेयर फॉलिकल्स को रीग्रो करते हैं, ये टाइप के, और जो हेयर फॉल भी रोकते हैं साथ पे। तो ऐसे प्रोडक्ट्स मैंने सर्च करके एक पूरा ट्रीटमेंट रेडी किया है, होम ट्रीटमेंट है जो बहुत ही इजी टू फॉलो है और उससे हेयर रीग्रोथ के चांसेस बहुत अच्छे हैं।
और मेरे को ये 2 मंथ्स के अंदर अंदर इतना इफेक्टिव था। आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी मेरे पूरे बाल आ चुके हैं, है ना। आई विल शेयर अ फोटोग्राफ विद यू जिसमें मेरा एक मैंने ऑब्जर्व किया था, फिर मैंने फोटो खींची अभी 2 मंथ्स पहले कि हाँ मेरे बाल कम है और ये ज्यादा वाले। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। इसको फॉलो करने से पहले ना प्लीज एक हेयर कट ले लीजिए अगर आपके स्प्लिट एंड्स हैं, अगर आपके ड्राई हेयर हैं या रफ हेयर है। क्यों? क्योंकि जो आपके न्यूट्रिएंट्स हैं, जो भी या जो आप ऑयलिंग कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, वो सारी चीजें ना सिर्फ ये डेड एंड्स को नरिश करने में ज्यादा वेस्ट हो जाएंगी रादर देन आपके न्यू हेयर ग्रोथ के लिए या हेयर फॉल रोकने के लिए। सो बेटर है कि आप पहले एक हेयर कट ले लीजिए, ट्रिमिंग करवा लीजिए, ठीक है, सारे नीचे वाले लॉक्स का। देन नेक्स्ट आप इसको फॉलो करना स्टार्ट कीजिए। और जब आप ये ऑयलिंग करेंगे ना तो रात को लूज ब्रेड्स बनाइए, ठीक है। टाइट हेयर नहीं आपको बांधना है, क्योंकि टाइटनेस की वजह से ही कई बार यहाँ पे स्ट्रेन पड़ता है और हेयर निकलने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। इसीलिए ओवर द टाइम आपने देखा होगा जो लोग बहुत टाइट से हेयर बांधते हैं उनको हेयर फॉल की प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ पे पैचेस बन जाते हैं, ठीक है। वो इसी वजह से बनते हैं, टाइट हेयर की वजह से। तो आप अपना हेयर टाइट मत बांधिए। नेक्स्ट इज मेहंदी एप्लीकेशन। अगर आप मेहंदी लगाते हैं या कुछ भी, तो आप प्लीज उसको ना अभी इस पूरे 2 मंथ्स के प्रोसीजर में आप उसको मत लगाइए, बिकॉज अगर उसमें कुछ केमिकल्स हैं तो वो आपके हेयर ग्रोथ को सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको लगानी है मेहंदी तो आप ये सब स्टार्ट होने से 1 वीक पहले आप लगा सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, पता है ये सब करने से पहले ना मैंने वो करी लीव्स वाला जो फॉर्मूला होता है जिसमें ऑयल में आप उसको बॉईल करो, फिर मेथी सीड्स, ये सब भी ट्राई किया। अनियन जूस मैंने अपने बालों पे लगाया है, उससे कोई भी इफेक्ट नहीं मुझे पड़ा। तो दिस इज वेरी इफेक्टिव। ये जो ट्रीटमेंट है ना, ये आपको रिलीजियसली फॉलो करना है। इसमें आपको ऐसे नहीं करना है कि मैंने आज हेयर वॉश किया, अब कौन करेगा 2 दिन बाद हेयर दोबारा से ऑयलिंग या हेयर वॉश, नहीं, ये सब आपको नहीं करना है। ये एक्चुअली में आपको हर ऑल्टरनेटिव पे हेयर वॉश करना है। जैसे आज ऑयलिंग किया, नेक्स्ट डे हेयर वॉश, ठीक है, एंड देन 3rd डे अगेन ऑयलिंग एंड देन 4th डे हेयर वॉश। तो हफ्ते में 3 बार आपको हेयर वॉश लेना है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज क्या है कि जब आप ये सब प्रोडक्ट्स ट्राई करोगे, ऐसा नहीं है कि आपने ऑयलिंग किया, नेक्स्ट डे आपने हेयर वॉश किया और आपके हेयर फॉल रुक जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि ये सब न्यू चीजें आपके एकदम से जब आप लगाएंगे तो हेयर को भी अडेप्ट करना पड़ता है, आपके रूट्स को, आपके स्कैल्प को, सबको अडेप्ट करना पड़ेगा। तो जितना हेयर फॉल होता था ना, ऑलमोस्ट उतना ही होगा, ठीक है। इट विल टेक 4 to 5 हेयर वॉश फॉर द रिजल्ट्स टू शो। तो आपको 4-5 वॉश तक वेट करना ही पड़ेगा, है ना। ऐसा नहीं है कि आपने लगाया और नेक्स्ट हेयर वॉश में तो यार हेयर वॉश मेरा फिर से उतना हुआ, ये तो ट्रीटमेंट काम नहीं कर रहा है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरे साथ भी बहुत हेयर फॉल हुआ था। ये देखिए मैं आपको एक पिक दिखाती हूँ, इसमें आप देख सकते हैं मेरा हेयर फॉल कितना ज्यादा था और ग्रेजुअली आफ्टर 4 to 5 वॉशेस ये कम होना स्टार्ट हुआ और अब बिल्कुल नेग्लिजिबल है। तो लेट्स स्टार्ट विद द प्रोसीजर। तो इसमें फर्स्ट जब ऑयलिंग में हम आते हैं, ऑयलिंग में दिस इज कामा ब्रिंगादी इंटेंसिव हेयर ट्रीटमेंट ऑयल, ठीक है। ये मेरी सेकंड बॉटल है। फर्स्ट बॉटल मेरी 2 मंथ्स तक चली थी और उसके बाद वो मैंने ट्रायल बेसिस के लिए ली थी। तो ये मेरी सेकंड बॉटल है और ये जितने भी प्रोडक्ट्स है ना, इन सबका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेंशन किया है। और वन मोर थिंग, आई एम नॉट गेटिंग पेड फॉर एनी ऑफ दीज प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये सब मैंने अपना ये सब रिसर्च करके मैंने मंगवाया था और ये ट्रीटमेंट लिया था। तो ये वाला ऑयल एंड देन इसके साथ देयर इज दिस Jamaican castor oil. This is black castor oil. Important thing to note is black castor oil. Okay, this is not that normal castor oil. तो ये भी 100% प्योर है। ओके, ये दोनों ऑयल्स आप 2 spoons and 2 spoons ऑफ दिस ये आप लेंगे। इसके साथ दिस इज वर्जिन कोकोनट ऑयल। आप ना जैसे पैराशूट का ऑयल है या कोई और कोकोनट ऑयल है तो आप प्लीज वो यूज मत कीजिएगा। इट्स नॉट दैट कि वो अच्छा नहीं है, बट बिकॉज आप एक हेयर थेरेपी ले रहे हैं, ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो आपको सब चीजें नेचुरल यूज करनी है। दिस इज वेरी वेरी नेचुरल। ओके, एंड 1 स्पून इसका, तो 2 and 1। ओके, देन आप ये ऑयल्स को आप गरम करेंगे, हल्का सा जैसे ल्यूक वार्म गरम करेंगे आप इसको। उसके बाद उसी वाले बोल में यू हैव टू ऐड इसेंशियल ऑयल्स। ये 4 इसेंशियल ऑयल्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे ये जो इसेंशियल ऑयल्स है ना, ये कामा में भी हैं, बट बिकॉज आप एक हेयर ट्रीटमेंट ले रहे हो जो बहुत इस वक्त आपको हेयर रीग्रोथ के लिए चाहिए, तो यू नीड सम एक्स्ट्रा थिंग्स। तो ये फर्स्ट इज पेपरमिंट ऑयल, ठीक है।
एंड द इम्पॉर्टेंट वंस आर लैवेंडर ऑयल एंड द रोजमेरी ऑयल, ठीक है, रोजमेरी एसेंशियल ऑयल्स, ये सब एसेंशियल ऑयल्स हैं, ये सब अमेजोन से मैंने ऑर्डर किए थे। एंड दिस इज cedarwood ऑयल, ये आप 4 ड्रॉप्स ईच उसी बोल में आप ऐड कर दीजिए, बट पहले इन तीनों ऑयल्स को गर्म करने के बाद, इनको गर्म नहीं करना है बिकॉज ये इवेपोरेट हो सकते हैं। एंड देन आप इसको अपने स्कैल्प में मसाज कीजिए। ये सिर्फ रूट्स के लिए है, दिस इज नॉट फॉर योर रेस्ट ऑफ द हेयर। रेस्ट ऑफ द हेयर के लिए ना अब ये वर्जिन कोकोनट ऑयल है, आप इससे मसाज कर सकते हैं क्योंकि ये सब रूट्स के लिए है। तो ये आप रूट्स पे हल्के हल्के हैंड से ना मसाज कीजिए, डोंट रब विगरसली, इसे जोर से मसाज नहीं करनी है। एंड स्पेशली इन दिस पैची एरियाज एंड इन दिस सेंट्रल पार्टीशन, यहाँ पे तो आपको बिल्कुल भी जोर से रब नहीं करना है। अच्छा, जब आप रब कर लेंगे ना पूरा ऑयल मतलब मसाज करके रूट्स में, देन लास्ट में ना थोड़ा सा ऑयल ना आप जहाँ पे आपके वो पैचेस हैं, कीप दैट ऑयल ऑन दैट पैचेस, आपको रखना है वो ऑयल और धीरे धीरे ना ऐसे हल्के हैंड से उसको रब कीजिए, ठीक है, सो दैट वहां पर ज्यादा ऑयल जाए, ठीक है, वो आपको करना है। उसके बाद आप ओवरनाइट ऑयल रख के एंड देन नेक्स्ट डे यू कैन डू हेयर वॉश। ओके, सो हेयर वॉश के लिए एक बात मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि प्लीज जो आप शैम्पू यूज कर रहे हैं ना, जस्ट चेंज दैट शैम्पू फर्स्ट, बिकॉज अगर उस शैम्पू से आपका हेयर फॉल अब तक रुकना होता तो रुक जाता, वो नहीं रुक रहा, यू नीड टू चेंज द शैम्पू। मैंने लाइक टोनी एंड गाय, काया का शैम्पू एंड देन OGX, ओके, पैंटीन और मतलब बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स के शैम्पू सब यूज किए, पर मुझे ना किसी से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा था। देन आई थॉट मैं क्या यूज करूं, क्या स्विच करूं, तो देन आई फाउंड दिस डव हेयर फॉल रेस्क्यू शैम्पू। तो ये शैम्पू जो मैं यूज किया है, एक्चुअली मेरे से मेरे बालों में बहुत इफेक्ट पड़ा, सिंस लाइक ये सब ट्रीटमेंट मैं ले रही थी और इसके साथ शैम्पू मैं नॉर्मल वाला अपना यूज कर रही थी, टोनी एंड गाय, बट और इसके साथ मैंने ना काया का भी शैम्पू यूज किया था, बट मुझे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा था। बट जब मैंने ये डव का शैम्पू यूज किया, मेरा हेयर फॉल एकदम से कम हो गया था। और इसके साथ प्लीज डोंट फॉरगेट टू यूज कंडीशनर। मैं कंडीशनर यूज बहुत कम करती थी, मुझे लगता था तो क्या हो जाएगा कंडीशनर यूज नहीं करेंगे तो, बट कंडीशनर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके साथ ना मैंने सेम ही टाइप का कंडीशनर नहीं लिया है, लाइक अगर वो हेयर फॉल रेस्क्यू शैम्पू है तो हेयर फॉल रेस्क्यू शैम्पू ना लेके मैंने डिफरेंट टाइप ऑफ कंडीशनर यूज किया। ये ना रीजनरेटिव रिपेयर है, तो आई थॉट टू स्ट्रेंथन माय हेयर रादर देन दोनों रेस्क्यू का ही काम करे, तो आई एम यूजिंग दिस कंडीशनर नाउ। ओके, तो नेक्स्ट डे आपने हेयर वॉश लिया। अब रात के टाइम में दिस इज वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, ये आनविया का हेयर ग्रोथ वाइटलाइजर है, ठीक है, दिस इज वेरी इफेक्टिव। इसमें ना रेंडेसिल है, रेंडेसिल एक ऐसा कंपोनेंट है विच इज एन ऑल्टरनेट, विच इज बिकमिंग एन ऑल्टरनेट टू हेयर ट्रांसप्लांटेशन। इसमें ये एक्चुअली में जो हेयर फॉलिकल स्टेम सेल्स हैं उनको एक्टिवेट करता है। हमारा जो हेयर साइकिल है इट हैज 3 स्टेजेस, तो जो ग्रोथ स्टेज है, ट्रांजिशन फेज है और जो रेस्टिंग फेज है, तो ये क्या करता है कि रेस्टिंग फेज को कम करता है, ट्रांजिशन फेज को कम करता है और जो ग्रोथ स्टेज है उसको ज्यादा प्रमोट करता है। तो इस तरीके से आपकी जो बालों की हेयर साइकिल, जो हेयर साइकिल के लिए जो हेयर ग्रोथ वाला फेज होता है ना, उसको इंक्रीज करता है और हेयर, इसलिए इसकी वजह से आपके हेयर ग्रोथ ज्यादा होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब आपका स्कैल्प ट्रीटमेंट है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज है, फोर्थ थिंग इज सप्लीमेंट्स। तो सप्लीमेंट्स में आई वाज हैविंग दिस बायोटिन एंड दीज आर पावर गमीज, ये भी मैंने अमेजोन से ऑर्डर किए थे। दीज आर नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। बायोटिन इज इम्पॉर्टेंट फॉर आवर हेयर, फॉर आवर नेल्स एंड स्किन। तो पर इसमें बायोटिन का कंटेंट है 10,000 mcg और हमारी जो डेली रिक्वायरमेंट है इट इज अराउंड 30 mcg। अब होता कि आप सोचेंगे कि यार 30 mcg है और मैं 10,000 mcg ले रही हूँ, कहीं कुछ साइड इफेक्ट्स नहीं हो या कुछ ना हो। प्लीज ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आपकी बॉडी को इस वक्त रिक्वायरमेंट है, आपके हेयर को रिक्वायरमेंट है, ये सारा उसी की ही रिकवरी के लिए चला जाएगा, तो इसका कोई भी साइड इफेक्ट भी नहीं है। तो व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज कि एक दिन मैं ये सप्लीमेंट लेती थी, नेक्स्ट डे मैं ये पावर गमीज लेती थी। पावर गमीज में बायोटिन का कंटेंट इज 30 mcg एज पर आर RDA। और इसमें और भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे फॉलिक एसिड है, विटामिन हैं, ठीक है, तो ये भी आप ले सकते हैं। और ये दोनों आप एक दिन ले लीजिए, एक दिन ये। पर ये जो है ना पूरा सप्लीमेंट्स, ये 2 मंथ्स तक तो आपको कंटिन्यूसली लेने हैं, मतलब 1.5 to 2 मंथ्स आपको कंटिन्यूसली लेने हैं। एंड आफ्टर दैट जब आपकी हेयर रीग्रोथ होती है तो आप
एक दिन मतलब हफ्ते में 2 बार बायोटिन 10,000 mcg वाला सप्लीमेंट ले सकते हैं और हफ्ते में 2 दिन पावर गमीज वाला सप्लीमेंट ले सकते हैं। दिस इज वेरी टेस्टी, ये बहुत ही इसका फ्लेवर इज वेरी नाइस, ठीक है। तो ये दोनों आपको लेने हैं। नेक्स्ट इज कैल्शियम इंटेक आप अपना बढ़ाइए, लाइक दूध है, पनीर है और कर्ड है, ये आप खाइए ज़्यादा अमाउंट में। और आयरन का अपना इंटेक बढ़ाइए। और आयरन और कैल्शियम ये दोनों ना आप साथ में नहीं लीजिए, बिकॉज ये दोनों एक दूसरे के एब्जॉर्प्शन को रोकते हैं। तो अगर कैल्शियम आपने डे टाइम में लिया है तो आयरन आपको रात में लेना है, ये दोनों आपको साथ में नहीं लेना है। कोई भी आयरन वाला प्रोडक्ट और कैल्शियम वाला प्रोडक्ट आपको साथ में नहीं लेना है। तो ये सब आप ट्राई कीजिए एंड ट्रस्ट में आपका हेयर रीग्रोथ आएगा ही आएगा, बिकॉज इस वक्त आपका मेन फोकस इज टू स्टॉप द हेयर फॉल एंड टू रीग्रो योर हेयर, कि जो रूट्स है ना वहाँ पे, क्योंकि हेयर फॉल अगर आप ये देखेंगे कि हेयर पैच जो बना है वहाँ पे तो बाल आ ही नहीं रहे हैं, है ना। हेयर फॉल तो चलो रुक जाएगा, पर हेयर रीग्रो कैसे करोगे, दैट इज द मेन थिंग इस वक्त। तो वो आपको रीग्रो करने के लिए ये सब कुछ चाहिए, ये सब आप ऑर्डर कीजिए और उसके बाद ये सारा एक साथ आप अपना ट्राई कीजिए आफ्टर सम हेयर कट, ओके। इसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। वो है कि जैसे आप ना पार्लर जाते हो तो आप जब अपना फोरहेड अगर हम लेडीज जैसे बनवाते हैं तो आप प्लीज अपना यहाँ पे ना कीप योर हैंड लाइक दिस, सो दैट वो नीचे वाले एरिया से आपका फोरहेड क्लीन करे, ना कि लाइक दिस, बिकॉज चांसेस हैं कि आपका हेयर प्लक हो सकता है फ्रॉम द रूट्स, ओके। तो ऐसे में कई बार क्या होता है कि आपके बाल तो मतलब रीग्रो भी हो रहे हैं बट देन वो निकल जा रहे हैं। तो आपके जो बेबी हेयर है ना, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये आप पॉइंट ध्यान रखिए कि फोरहेड बनाते वक्त कीप योर हैंड लाइक दिस। नेक्स्ट इज ऑयल को बहुत विग्रसली नहीं रब करना है, बहुत स्लोली। और अगर आप कोई हेयर पैक लगाते हो तो उसको ना बिल्कुल ड्राई, बहुत ज़्यादा ड्राई मत कीजिए, लाइक 20-25 मिनट्स इज सफिशिएंट फॉर मतलब एक हेयर पैक के लिए। क्योंकि अगर हेयर पैक बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है तो उसके बाद वो आपके स्ट्रैंड्स को पुल करेगा, है ना। आप तब तो नोटिस नहीं करोगे, पर जब आप हेयर वॉश के बाद आपको नीचे देखोगे तो एक्चुअली बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होगा। तो इसके लिए आप क्या कीजिए कि जब आप हेयर पैक लगाते हैं ना, बाद में हेयर वॉश के टाइम पे पहले डैम्प कीजिए अपने बाल, वेट कीजिए, देन डू इट लाइक दिस, ओके। एकदम से डोंट स्टार्ट रबिंग इट। उसके बाद ही आप अपना हेयर पैक को धीरे धीरे स्लोली उसको निकालिए, एकदम से डोंट स्टार्ट रबिंग इट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद मैक्सिमम ऑफ योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, क्योंकि ये प्रॉब्लम हर थर्ड या फोर्थ फीमेल को है। तो ये आप अपनी फैमिली के साथ प्लीज शेयर करें। और आपको कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम है किसी भी ऐसे स्टेप में, देन यू कैन प्लीज कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन and I'll reply to your queries. So thanks for watching the video, guys. Thank you. Bye.